बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस के सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हम देख लेते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी इज अ ब्रॉड एरिया दैट एड्रेसेस मेनी इश्यूज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं डेटाबेस सिक्योरिटी जो है एक बड़ा इशू है जो एक इम्पोर्टेंस रखता है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारा डाटा मौजूद होता है। तो अगर यही सिक्योर नहीं होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान के भी साबित हो सकता है। अब डेटाबेस जैसे कि आप बात कर लें किसी भी ऑफिस का डेटाबेस है या आर्मी के ऑफिसर है उनका डेटाबेस है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, उनकी और हिस्ट्री मौजूद है। तो वो अगर आपकी लीक हो जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह से नाजरा का डाटा है, नाजरा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन उनके लिए है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हर किसी को तो नहीं दी जा सकती है। तो अगर कोई डाटाबेस हैक कर ले तो सबके लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो इससे डाटाबेस की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस रखती है। Various legal and ethical issues regarding the right to access certain information. For example, some information may be deemed to private and cannot be accessed legally by unauthorized organizations or persons. सबसे ज्यादा तो कॉन्टेक्ट नंबर होता है कि आपने किसी की इन्फॉर्मेशन दी है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास स्टोर है, एनआईसी नंबर स्टोर है, बैंक की कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि कितने, जैसे बैंक के पास भी तो एक डाटाबेस है ना, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप कब क्रेडिट कराते हैं, कितना डेबिट कराते हैं, और मंथली आपकी कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है, हर किसी को नहीं बताने वाली चीज। तो इसलिए डेटाबेस की सिक्योरिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है। पॉलिसी इशूज एट द गवर्नमेंटल, इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट लेवल एज टू व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी मेड पब्लिकली अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट, वही जब मैंने आपको बताया क्रेडिट रेटिंग है या मेडिकल रिकॉर्ड से कोई अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड शो नहीं करना चाहता, उसको कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से उसको जॉब ना मिले, या अगर जॉब पे है तो जॉब से निकाल दिया जाए, तो इस वजह से वो मेडिकल नहीं देना चाह रहा। सिस्टम रिलेटेड इश्यूज सच एज द सिस्टम लेवल्स एट व्हिच वेरियस सिक्योरिटी फंक्शंस शुड बी enforced. For example, whether a security function should be handled at the physical hardware level, the operating system level or the DBMS level. System level की सिक्योरिटी का भी है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, whether a security function should be handled एट द फिजिकल हार्डवेयर लेवल। आपका सिक्योरिटी फंक्शन जिस तरह का है वो हार्डवेयर लेवल पर ट्रीट हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर ट्रीट होगा या डेटाबेस लेवल के ऊपर ट्रीट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। द नीड इन सम ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल्स एंड टू कैटेगराइज द डाटा एंड यूजर्स बेस्ड ऑन दीज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, अनक्लासिफाइड, इन चारों कैटेगरी में से क्या कैटेगरी है? The security policy of the organization with respect to permitting access to various classification of data must be enforced. ये तो हमारे पास वो सिक्योरिटी इश्यूज थे जो कि हमें बताएंगे, यही आ सकते हैं। अब थ्रेट्स टू डेटाबेसेस क्या है, कि क्या खतरात ला के हमारे डेटाबेसेस को। थ्रेट्स टू डेटाबेसेस कैन रिजल्ट इन द लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग commonly accepted security goals. Integrity है, availability है, confidentiality. Loss of integrity में क्या है? Database integrity refers to the requirement that information be protected from improper modification. मतलब आप अपने सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, अपडेशन नहीं कर रहे, तो लॉस ऑफ इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेबल के अंदर अपडेट कर दिया था आईडी नंबर वगैरह, ठीक है, लेकिन दूसरे टेबल के अंदर आपने अपडेट नहीं किया कि जैसे कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर किसी ने ऑर्डर दिया हुआ आईडी नंबर 1 है, लेकिन बाद में उसकी आईडी चेंज हो गई, 1 के बजाय 001 है। आपने यहाँ तो 001 कर दिया, लेकिन ऑर्डर्स के टेबल के अंदर वो सब 1 2 3 ऐसे ही चलता है, तो वो अपडेट नहीं करा। अब जब मैचिंग होगी तो यही आएगा कि किसी ने कोई ऑर्डर नहीं किया। किस वजह से आएगा? क्योंकि उसके पास ऑर्डर नंबर वो है ही नहीं जो ऑर्डर टेबल जो दूसरे टेबल के अंदर नाम के साथ मौजूद है। तो इस वजह से लॉस ऑफ इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है अगर आप जो है सिस्टम को या डेटाबेस को अपडेट ना करें। मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स क्रिएशन, इंसर्शन, अपडेटिंग, चेंजिंग द स्टेटस ऑफ डाटा, डिलीशन. Integrity is lost if unauthorized changes are made to the data by either intentionally or accidentally. किसी भी तरीके से अगर आप डाटा को चेंज कर रहे हैं जो कि अनऑथराइज्ड चेंजेस है तो वो जो है इंटीग्रिटी को लॉस कर देता है। इफ द लॉस ऑफ सिस्टम और डाटा इंटीग्रिटी इज नॉट करेक्टेड, continued use or corrupted data could result in
एक्यूरेसी, फ्रॉड, एररनेस, डिसीजन, कुछ भी हो सकता है। आप नहीं हो सकता है कि से वहाँ पे कोई मिस्टेक की हो, लेकिन वो आपके ऊपर जो है करप्शन का या इनएक्यूरेसी का या फ्रॉड करने का इल्जाम आ सकता है अगर उससे कोई बड़ा लॉस हो। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, डेटाबेस अवेलेबिलिटी रेफर्स टू मेकिंग ऑब्जेक्ट्स available to a human user or a program to which they have a legitimate right. Loss of confidentiality में क्या, database confidentiality refers to the protection of data from unauthorized disclosure. इसके अंदर क्या, आप अनऑथोराइज डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जो है अपने यूजर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लें कि आपका रिजल्ट जो भी आता है वो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है। आप अपने दोस्तों को कुछ भी बता दें, मैंने तो 4 GPA लिए, मैंने तो ये रिजल्ट बना है, लेकिन जो है डेटाबेस में क्या है कि हर स्टूडेंट अपनी आईडी से लॉग इन करके देख सकता है। इन अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी किसी को आईडी ना बताई हुई तो कोई और आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। द इम्पैक्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर can range from violation of the data privacy, अब इससे data privacy भी है मुतासिर होगी। Act of the jeopardization of national security. Unauthorized, unanticipated, or unintentional disclosure could result in loss of public confidence, embarrassment और legal action against the organizer। इन दोनों तीनों में से कोई भी वजूहत हो सकती हैं अगर आपकी less of confidentiality हो सिस्टम के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम इन तमाम थ्रेड्स से बचा रहे, ठीक है, तो मेथड्स टू कंट्रोल द थ्रेड्स ऑफ द डेटाबेस या मेथड्स टू कंट्रोल द टू प्रिवेंट द थ्रेड्स और सबसे पहले वाली क्या हेडिंग है हमारी, सिक्योरिटी इश्यूज। तो क्या है इसका आंसर, वो ये है कि आप एक्सेस कंट्रोल, इंफेरेंस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और इंक्रिप्शन के जरिए अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ तक ये इंक्लूड है उस हेडिंग से लेके यहाँ तक। उसके बाद जो है हम कहाँ पर आ रहे हैं, वो जो हमने 4 नाम लिए उन चारों नामों के एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ये कहलाते हैं कंट्रोल मेजर्स। ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, 4 कंट्रोल मेजर्स ऑफ डेटाबेसेस, या फिर मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेट्स ऑफ डेटाबेसेस, मेथड्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेसेस। कोई भी तरीका पूछा जा सकता है, पर ये हेडिंग्स में यहाँ मौजूद है कंट्रोल मेजर्स। ये मैं उसी बुक से पढ़ा रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बताई थी, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेसेस। पेज नंबर मैंने इसका यहाँ पे लिखा था 285 आई थिंक, देख लेते हैं। पेज नंबर है 855। वैसे तो पेज नंबर कुछ और आएगा, लेकिन अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे 855 तो ये आपको टॉपिक पे लेगा। 855 से ऊपर ही कहीं हमने पढ़ा था इसको। कंट्रोल मेजर हेडिंग नंबर 20 यानी कि चैप्टर नंबर 24 पे है। तो हम यहाँ आ जाते हैं। हेडिंग इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी, और उसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक है। तो आप उसी बुक से इसको कवर कर लिएगा। मैंने कोई अलग से कॉपी पेस्ट करके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, जैसे मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए थे। अब आप बड़े हो गए हैं, फाइनल टर्म रहा है, तो आप खुद करें। 4 मेन कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन डेटाबेसेस। क्या मेन हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, एक्सेस कंट्रोल है, इन्फेरेंस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और डाटा इंक्रिप्शन। ये 4 मेथड हैं जिनके जरिए से हम सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। A security problem common to computer system is that of preventing unauthorized persons from a, a security problem common to computer system is that of preventing unauthorized persons from accessing the system itself.
कोई भी अनऑथराइज पर्सन अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम वो अगर हो सकती है यहाँ पे। तो आपने एक्सेस कंट्रोल करना है, कौन सा पर्सन कितनी चीजों को या कितने पेजेस पे, वेबसाइट की अगर बात करें तो कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस कंट्रोल का मकसद यहाँ पे है कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन किसके पास है और कौन कर सकता है, either to obtain information or to make malicious changes in a portion of the database. The security mechanism of a DBMS must include provisions for restricting access to the database as a whole. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस कंट्रोल बोलेंगे। और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल्ड बाय क्रिएटिंग यूजर अकाउंट। हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। फिर देखिए फैकल्टी को अलग आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट को अलग आईडी पासवर्ड दिया गया है, एग्जामिनेशन को अलग आईडी पासवर्ड दिया है। वो सब अपने अपने एक्सेस की चीजें एक्सेस कर सकते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन में नहीं जा सकते, आप उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं जा सकते। Statistical databases are used to provide statistical information or summaries of values based on various criteria. For example, a database for population, एज ग्रुप्स पे भी डिपेंड करेगी, स्टैटिक इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हाउस होल्ड साइज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, डिफरेंट चीजें इसके बेसिस पे हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या, सिक्योरिटी फॉर दिस डेटाबेसेस मस्ट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सेस, किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं की जा सकती। इट इज समटाइम्स पॉसिबल टू डिड्यूस और इन्फर सर्टेन फैक्ट्स individual from queries that involve only summary statistics on groups. तो अगर ये प्रॉब्लम अगर हो जाए कि कोई आपके स्टैटिस्टिकल डाटा तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है वो कौन से इशू है, वो है स्टैटिस्टिकल डेटाबेस सिक्योरिटी इशू। और इसे कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस कंट्रोल। एक और हमारे पास सिक्योरिटी का इशू है, वो क्या है, फ्लो कंट्रोल, which prevents information from flowing in such a way that it reaches unauthorized users। मतलब आपके प्रोग्राम का या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो रेलिवेंट डाटा रेलिवेंट जगह तक पहुंचे, जैसे कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो स्टूडेंट्स तक ही पहुंचे। ये नहीं कि उसकी इन्फॉर्मेशन और जो दीगर अकाउंट होल्डर्स हैं आपकी वेबसाइट के उन तक भी पहुंच रही हो। इट इज डिस्कस इन सेक्शन 24.3। अगर मजीद इसकी डिटेल आपने पढ़ना चाहें तो आप इस हेडिंग से पढ़ सकते हैं। Channels that are pathways for information to flow implicitly in ways that violate the security policy of an organization are called covered channels। ऐसे जराए जिनके जरिए इंफॉर्मेशन पास की जा रही है उसको कवर्ड चैनल्स कहा जाता है। और दूसरे मतलब ये इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी थी लेकिन उन्होंने रूल को वॉयलेट करते हुए इंफॉर्मेशन आगे पास किए, उसे कहते हैं कवर्ड चैनल। फिर सबसे जो लास्ट हमारे पास है वो है डाटा एन्क्रिप्शन। डाटा एन्क्रिप्शन का मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये डिफरेंट जगह पे यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो ऐसे मुझे एक सेंटेंस सेंड करना है, आई एम अ गर्ल, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सेंटेंस बीच में से कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे इस ईमेल को या जिस भी थ्रू चैनल ऑफ मीडिया में मेरा इंफॉर्मेशन पहुंचाने का बीच में से कोई और इसको रीड आउट ना कर ले, तो हम उसके ऊपर एक इंक्रिप्शन कोड लगा लेते हैं। वो इंक्रिप्शन कोड क्या करते हैं कि हर वर्ड को चेंज करके किसी और वर्ड में दे देते हैं। यहाँ पे मैं बहुत एक आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने इंक्रिप्शन कोड लगाया कि अल्फाबेट +2, यानी अगर मैं ए सेंड कर रही हूँ तो उसमें 2 ऐड होने के बाद जो अल्फाबेट बनता है तो ए के बजाय वो सेंड, लाइक ए के बाद आता है P C, 2 और ऐड कर लूँ उसमें तो D बन गया। तो डी सेंड हो ए सेंड ना, तो इसी तरह से मुझे बी सेंड करना है तो बी सेंड ना बल्कि C D छोड़ के ई सेंड होता है उसकी जगह पे। अब अब आपका डाटा रीडेबल नहीं रहेगा अगर आप इसको अपने पास अभी कॉपी पे ही लिखेंगे, 2 वर्ड्स आपको सेंड करने, डाटा इंक्रिप्शन। और आप किसी को जैसे कि ये है डाटा इंक्रिप्शन, तो आप अपने पास कॉपी पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखें D+2, यानी कि E F उसमें ऐड किया तो आगे क्या आएगा G। आप यहाँ पे क्या सेंड कर रहे हैं, G। ए की जगह पे आप ए सेंड नहीं कर रहे, +2 करने के बाद यहाँ पे आ गया B D, डी सेंड कर रहे हैं तो G D, इस तरह टी अंदर 2 ऐड कर लें तो ये बन गया UVW, W यहाँ पे जाएगा। इस तरह आप सारे वर्ड्स अपने पास कॉपी पे लिख लिया, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख लिया अपने पास कॉपी में, अब आप इस डाटा को सेंड कर दें। डाटा को आपने सेंड किया, यूजर के पास पहुंच गया। अब यूजर्स को जब पढ़ेगा, ये बीच में से किसी हैकर ने इसको हैक किया, वो जब पढ़ेगा उससे कोई लव नहीं बनना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो ये तो आपने अपने डाटा को सेव कर लिया, आपने इसको इंक्रिप्ट कर लिया। लेकिन अब जिसके पास पहुंच गया, जिसको रियल में पढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, वो इसको डिकोड कर देगा। डिकोड करने का फॉर्मूला भी आप उसको साथ में बताएंगे, लेकिन उसको इस ईमेल के थ्रू या उसी चैनल के थ्रू नहीं बताएंगे जिस चैनल के थ्रू आपने डाटा सेंड किया है, उसको एक अलग तरीके से बताएंगे। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, आप अपने दोस्त को एक एटीएम कार्ड दे रहे हैं, अपना आपको बहुत ही रिलायबल दोस्त है, आपको पैसे निकलवाने हैं, आप उसको पासवर्ड बता रहे हैं, जब तो आप उसको एटीएम कार्ड देंगे। लेकिन अब उस टाइम आप उसको एटीएम कार्ड दे रहे हैं, उसके आसपास दो तीन लोग और हैं, या फिर आप ओपन एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं, आपको पता है कि दीवारों के कान होते हैं, तो आप अपना पासवर्ड तो ऐसे बता नहीं सकते। अगर आप उसके अंदर पर्ची लिख के रख दें, एटीएम कार्ड छीना, तो साथ साथ आपकी वो पासवर्ड वाली लिखी चली गई, तो हम क्या करेंगे कि उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या उसको जो है पर्सनल मैसेज कर दें, चैट पे मैसेज कर दें, कोई ईमेल कर दें, जिसके थ्रू आप कोड सेंड करें, लेकिन कोड में लिखे नहीं, कोड में लिखे नहीं कि ये हमारा एटीएम का कोड है। ठीक है, तो ये आपने करके इसको सेव कर लिया। या फिर आप इसी तरह से करेंगे, आपने आपका कोड था 001, आपने 001 सेंड करने के बजाय इसके ऊपर टेक्निक लगा दी +2 की। अब आप उसको क्या सेंड करें, 2 2 2, और 1 में 2 प्लस कर लिए, तो आपके पास आ गया 4, सॉरी 3, तो आपने वो सेंड करा और उसको दे दी एक माइनस की टेक्निक। अब वो क्या करे, हर नंबर में से -2 करता जाए, तो उसको प्रीवियस नंबर पता चल जाएगा। जैसे उसको आखिर में 3 मिला था, 3 - 2 करे तो उसको मिला 1, तो इसका मतलब है वो 1 डालेगा कोड में। ठीक है, इस तरह 0 की जगह आपने 2 सेंड किया था, 2 - 2 करेगा तो उसको मिलेगा 0 0 0 0। इस तरीके से आप वो डाटा को इनकोड कर लेगा या डिकोड कर लेगा। The data is only using some coding algorithm। अब ये तो मैंने बहुत आसान तरीका बताया था, लेकिन इससे काफी सारे algorithms होते हैं जो आपके डाटा को डिकोड करते हैं। AES कहलाता है, DES algorithm कहलाता है, मतलब 2 3 algorithm इस टाइप के हैं। A comprehensive discussion of security in computer system and databases is outside the scope of book। चलिए, कह रहे हम बहुत डिटेल में स्टडी पे नहीं जा रहे, हमने इन जनरल पढ़ा है, तो एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने किस तरह से पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी इश्यूज, क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, डेटाबेस को थ्रेट्स क्या है। इन हेडिंग्स को पढ़ें अच्छी तरह, 2 3 दफा आपको समझ आ जाएगा। आप अपनी वर्डिंग्स में लिख लें, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, हम कंट्रोल मेजर्स पे आ गए। और मैंने ये कहा था कि कंट्रोल मेजर्स वाला क्वेश्चन 2 3 तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्टली कह दूं कि 4 मेन कंट्रोल मेजर्स बता दो, या फिर ये कह दूं वो कौन से तरीके हैं जिनको यूज करते हुए हम डेटाबेस पे जो थ्रेड्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या डेटाबेस पे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस की बुक से, और इसका पेज नंबर 867 पे ये एंड हुआ है टॉपिक। तो इससे 1 2 पेज पहले का नंबर डाल लिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो जनाब आज का जो ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक है हम यहाँ पे एंड करते हैं।